नमामि धन्वन् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। रात्रि के इस देर रात्र के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में चंद्रकला जी हैं, निशा जी हैं, गरिमा जी हैं, मित्तल पटेल जी हैं, प्रीति सुमन जी हैं, संजीव पटेल जी हैं और विजय गर्ग जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्लिनिकल पंचकर्मा हम लोग 8:30 बजे से नियमित तौर पर जुड़ते हैं और इससे पहले हमने बात की थी पंचकर्म में। आपको बताया था कि स्नेहन के बारे में हमने विशेष रूप से डिटेल चर्चा की थी। तो स्नेहन क्यों करते हैं, क्या इसका फायदा है और किस प्रकार से हमें इसका लाभ मिलता है रोगियों में पूर्व कर्म के रूप में, कहाँ कहाँ हम स्नेह को अलग अलग प्रकार से हम लोग प्रधान कर्म के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने इस सब पर आपको पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। आज हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम बात करेंगे आपके साथ पूर्व कर्म में। आपने देखा कि दीपन पाचन के बाद हमने आभ्यंतर स्नेहपान से स्टार्ट किया और हमने सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त किए। कहाँ नहीं कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए, क्या मात्रा रखनी चाहिए, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। आज जो हमारी बात होगी, प्रविचारणाएं भी हम जान चुके हैं, व्यापक की चिकित्सा भी हम जान चुके हैं। सॉरी। तो जिस दिन हमें सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त होते हैं, हम उस दिन शाम को सामान्य रूप से 7वें दिन हमें सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। यानी आपने अगर आज से स्टार्ट किया है तो 7 दिन, अगर क्रूड कोष्ठी रोगी भी है तो सामान्य रूप से 7 दिन में आपको सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाते हैं, है ना। करीमा जी, विजय गर्ग जी, ऐसा होता है। 7वें दिन तो मिल ही जाएंगे। क्रूड कोष्ठी है तब भी 7वें दिन मिल जाएंगे। तो आप मोटा मोटा लेके चलिए तो 7वें दिन मान लीजिए। तो 7वें दिन की शाम को आपने बाह्य अभ्यंग स्वेदन देना है। यानी कि आपको अपनी पंचकर्मा की जो थेरेपी है वो शाम से ही स्टार्ट कर देनी है। फिर अगले दिन भी सुबह आपने उसको बाह्य अभ्यंग स्वेदन देना है और फिर शाम को भी बाह्य अभ्यंग स्वेदन देना है। फिर आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे 9 बजे बुलाना है, बाह्य अभ्यंग स्वेदन दे करके फिर 9 बजे वमन की तैयारी करनी है, वमन कल्प देना है। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है कि आप जब सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं तो उस दिन, जिस दिन प्राप्त हुए उस दिन शाम को बाह्य अभ्यंग स्वेदन, दूसरे दिन सुबह, फिर शाम को बाह्य अभ्यंग स्वेदन, तीसरे दिन सुबह बाह्य अभ्यंग स्वेदन देते हैं। समझ में आया बात।
और जो यानी कि 9th डे हम लोग वमन कर्म कराते हैं, वमन कल्प देते हैं। और फिर सम्यक वमन के बाद हम 7 दिन संसर्जन क्रम कराते हैं। 8वें दिन हम 9वें उसको नॉर्मल डाइट पे लाते हैं। फिर अगर हमें विरेचन देना है तो 9th डे से हम लोग फिर आभ्यंतर स्नेहपान पे लाते हैं। ये मान लेते हैं कि इसमें 3 दिन, चूंकि आपने उसको कंटिन्यूअसली पहले भी वमन कराने से पहले आपने उसको सम्यक स्नेहन स्वेदन दिया है, तो यूजुअली 11वें दिन यानी 9th डे से स्टार्ट किया तो 11वें दिन फिर से सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाते हैं। तो 12वें, 13वें, 14वें दिन फिर आप बाह्य अभ्यंग स्वेदन देते हैं। 15वें दिन आप विरेचन देते हैं। और फिर 7 दिन सम्यक शुद्धि पर आप संसर्जन क्रम कराते हैं। ये क्रम हम लोग रखते हैं। समझ में आ रही है बात संजीव पटेल साहब, मीतल पटेल जी? यानी आज से आपने घी पिलाना शुरू किया तो आप पूर्व कोष्ठी रोगी है तो 7 दिन में आपको जो है सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाएंगे। तो जिस दिन सम्यक स्नेह के लक्षण मिले विजय गर्ग जी, उस दिन आपने शाम को ही बाह्य अभ्यंग स्वेदन देना है। अगले दिन भी सुबह देना है और फिर शाम को देना है। फिर नेक्स्ट डे सुबह बाह्य अभ्यंग स्वेदन देने के बाद वमन कल्प देना है। अभी वमन कल्प पे विस्तृत चर्चा होगी, अभी अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से आभ्यंतर स्नेहपान और हम किस प्रकार से वमन कल्प देते हैं। अभ्यंग और स्वेदन का क्या वर्क है? बहुत बढ़िया सवाल है। अभ्यंग और स्वेदन, देखिए जब हम अभ्यंग करते हैं तो आभ्यंतर स्नेहपान से हमने क्या किया विजय गर्ग जी? हमने अंदर से इंटरनल ओलिएशन किया, यानी हमने शाखाओं से दोष को कोष्ठ में पहुंचाया। ठीक है, लेकिन जिसका भी स्वेदन, स्वेदन हम क्यों करते हैं? स्वेदन इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो रोमकूप हैं, जो स्रोतस हैं, यानी जो जहां पर भी लीन दोष हैं, वो आराम से विस्फारित होकर के, एक प्रकार से विलयित होकर के वो दोष बाहर से अंदर आ जाएं। तो इसी वजह से हम स्वेदन करते हैं। और स्वेदन करने के लिए मैंडेटरी है कि आपको अभ्यंग करना ही पड़ेगा। अभ्यंग के पश्चात ही आप स्वेदन करते हैं। तो स्वेदन का जो मूल उद्देश्य है, अगर आप यूं कहें, जिस प्रकार से आभ्यंतर स्नेहपान दोषों को क्लिन्नित करके, दोषों की वृद्धि करके, दोषों का क्लिन्नित और वृद्धि करता है, वही जो स्वेदन है वो दोषों का पाक करता है। तो वृद्धया विच्छिन्नात् पाकात्, श्रुतों के मुख को जो है विस्फारित करता है विजय गर्ग जी। फिर ताकि शाखा से जो मल है वो कहाँ आ जाते हैं? कोष्ठ में आ जाते हैं। समझ में आई बात? तो स्नेहन और स्वेदन जो है, आभ्यंतर हो चाहे बाह्य हो, इसका यही प्रयोग है। बाह्य से भी हम देकर के जो बाह्य से बाहरी जो दोष हैं उनको अंदर की तरफ प्रमोट करते हैं। स्वेदन से हम विस्फारित करते हैं और उसे हम लीन दोष को कोष्ठ में ले जाते हैं। वृद्धया विश्चंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात् साका मुक्त्वा मलाम कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्। जिसमें कहा गया है कि वायु का निग्रहण भी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पुनः वो दोष विजय गर्ग जी कोष्ठ से शाखाओं में जा सकते हैं। तो हम उसको वायु का निग्रहण करके हम उसे रोकते भी हैं। तो गरिमा जी, हम लोग ये हमारा बाह्य अभ्यंग, आभ्यंतर जिसे हम कहते हैं स्नेहपान, बाह्य अभ्यंग और स्वेदन का ये प्रभाव है। इस प्रकार से ये शाखाओं से, शाखा में आश्रित दोषों को कोष्ठ में लाने में मदद करते हैं। ठीक है ना? और कोई सवाल है तो पूछिए। यहाँ पर हमने बताया ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। तो अगर हमने आज से ऋषेसी मात्रा से स्टार्ट किया है, टेस्ट डोज से 25 ml और 30 ml से, तो यदि मृदु कोष्ठ की है तो 3 दिन, ठीक है विजय गर्ग जी। मध्यम है तो 5 दिन, पूर्व कोष्ठी है तो 7 दिन। तो आप 7 दिन भी पकड़ के चलें तो जिस दिन आपको सम्यक स्नेह के लक्षण मिले उस दिन शाम को बाह्य अभ्यंग स्वेदन, अगले दिन बाह्य अभ्यंग स्वेदन, शाम को फिर अगले दिन बाह्य अभ्यंग स्वेदन, और नेक्स्ट डे बाह्य अभ्यंग स्वेदन देने के बाद वमन कराते हैं। वमन के बाद आप ये मानते हैं कि विरेचन फिर से आपको देना है, तो 7 दिन संसर्जन क्रम कराएंगे। संसर्जन क्रम कराने के बाद 8वें दिन नॉर्मल डाइट पे आएगा। फिर 9वें दिन से आप उसका आभ्यंतर स्नेहपान चालू करेंगे। तो ऐसा माना जाएगा कि चूंकि आपने उस मरीज का पहले आभ्यंतर स्नेहपान कराया हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि 3 दिन में उसका जो है सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाते हैं। 3 दिन में सम्यक स्नेह के लक्षण मिलने के बाद पुनः आप बाह्य अभ्यंग स्वेदन देते हैं। अगले दिन भी बाह्य अभ्यंग स्वेदन देते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और इस प्रकार से
3 दिन का आप, यानी कि 11वें दिन अगर उसको सम्यक स्नेहन के लक्षण मिल गए तो आपने आपने क्या करना है, 12वें 13वें और 14वें दिन आप अभ्यंग स्वेदन देते हैं, यानी 3 दिन आप लगातार बाह्य अभ्यंग स्वेदन देते हैं और 15वें दिन आप विरेचन देते हैं। यानी आपने काउंट कहाँ से किया है, टोटल फर्स्ट डे से काउंट किया है, जब से आपने स्टार्टअप किया था। सर प्रैक्टिकली तो पेशेंट्स 2 टाइम नहीं आ सकता है, फिर क्या करें? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। प्रैक्टिकली तो नहीं आ सकता है, लेकिन गरिमा जी, अगर ये जो प्रोसेस है जो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, ये क्लासिकल वमन, क्लासिकल विरेचन की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्लासिकल क्लासिकल जो वमन है उसमें आपको गैप कम देना होता है गरिमा जी, क्योंकि जो हम इसमें कफ को बाहर निकालते हैं ना, तो कफ जो है, कफ को बाहर निकालना है हमने, उर्दू उर्दू मार्ग से निकालना है हमने, तो हमने इसमें गैप कम देना होता है, इसीलिए हम सुबह शाम करते हैं। अगर आपने केवल सुबह सुबह किया, यानी कि हम इसमें कुल मिला के अगर आप काउंट करें तो 4 अन्न काल तक हम लोग जो है वो बाह्य अभ्यंग और स्वेदन देते हैं। अब 4 अन्न काल को कैसे आप पूरा करेंगे, प्रैक्टिकली शाम को नहीं आएगा तो आपका डे बढ़ जाएगा रीमा जी, ज्यादा दिन तक आपको देना पड़ेगा। तो ज्यादा दिन तक देंगे तो फिर क्या होगा, जो मेनली हम लोग ममन कराते हैं कफ दोष के ट्रीटमेंट में, कफ दोष को बाहर निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि तब चांसेस ये रहेंगे कि पुनः जो बाहर से शाखाओं से जो कोष्ठ में आपने दोष लाए हैं वो पुनः शाखा की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो है रोगी को समझा सकते हैं, आईपीडी में एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो वमन प्रक्रिया है ये आईपीडी के एडमिट पेशेंट्स की ही की जाने वाली प्रक्रिया है। तो नियम तो यही कहता है। अब हम शॉर्ट कर दें, अगर हम सद्य स्नेहपान दे करके बाह्य अभ्यंग स्वेदन को भी शॉर्ट कर दें और फिर सद्य वमन भी दे दें, करते हैं ऐसा भी लोग, लाभ उसमें भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापत की चांसेस रहते हैं गरिमा जी। या फिर हम कभी कभी देखते हैं कि हमने जो विचार किया था, हमने जो एक्सपेक्ट किया था, लाभ उतना नहीं मिलता है, तो इसके पीछे कारण यही होता है कि हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो शॉर्टकट कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से फिर रिजल्ट भी शॉर्टकट आएगा, है ना? तो आप समझाएं मरीज को, काउंसलिंग दें और अपनी निश्चित रूप से जहां आपने सेंटर बनाया है उसके आसपास, चलिए आपके पास आईपीडी की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आप आसपास रुकवा सकते हैं उसको, और आप थेरेपी शाम को भी दे सकते हैं, अभ्यंग और स्वेदन आप शाम को भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, दे सकते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहे तो शॉर्ट कर दीजिए, फिर क्या करेंगे, है ना? पर ये टेक जो क्लासिकल हमारा जो विरेचन है या वमन है, उसकी प्रोसीजर यही है, तो हमें ये प्रोटोकॉल तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना? और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछिए। अनीता जी कोई सवाल है? निशा जी, हैप्पी जी, प्रीति जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। समझ में आया ना आपको जो मैंने पूरा एक प्रोटोकॉल बताया, कि ओवरऑल जो है आप मान के चलिए टोटल बमन में 15 दिन और टोटल विरेचन में 15 दिन लग जाते हैं हमको, तो 1 महीना गरिमा जी लग जाता है अगर हम बमन विरेचन कराते हैं एक साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल आपको खाका दिया, फ्रेमवर्क दिया, अब हम एक एक चीज को डिटेल में जानेंगे। वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, हाउ द अभ्यंग शुड बी फॉलोड, कैसे करना है। आपका जो टेक्नीशियन है, आपका जो थेरेपिस्ट है, उसको आपने ट्रेनिंग देनी है। कैसे? तो अभ्यंग होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अभ्यंग, हम मसाज कहते हैं जिसे, हम मालिश कहते हैं जिसे, वो एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अभ्यंग? तो आप कहेंगे कि अभ्यंग जो है वो हम सुखपूर्वक और व्यवस्थित रूप से ये क्रिया करते हैं और शरीर पर बाह्य स्नेहन की प्रक्रिया है। इट इज एक्सटर्नल ओलिएशन विच इज डन सिस्टमेटिकली एंड इन रिलैक्स्ड मैनर टू अ पेशेंट, दैट इज नोन एज द अभ्यंग। ठीक है ना? तो इसीलिए इसे हम अभ्यंग कहते हैं, जिसे लोग आजकल मसाज भी कहते हैं। आप
हाँ, लेकिन ये एक्चुअली इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ द एक्सटर्नल ओलिएशन। वी कैन सी दैट ये बाहर से किए जाने वाला एक सुव्यवस्थित जो है बाह्य स्नेहन की प्रक्रिया है। किसका करना चाहिए? ठीक है गर्ग साहब, तो कौन कौन सा किस किस का करना चाहिए? मालिश। किस किस का नहीं करना चाहिए? शायद आपने कल भी ये सवाल पूछा था, तो कल भी जवाब दिया था हमने। आज फिर हम बता रहे हैं कि किस किस का करना चाहिए। तो जिनका आप जिनको बमन पे ले जा रहे हैं, जिनकी आप वमन प्लान कर रहे हो, चाहे आप सद्य वमन प्लान कर रहे हो, चाहे आप सद्य विरेचन प्लान कर रहे हो, चाहे आप बस्ती दे रहे हो, जिसको भी संशोधन करने का आप प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आपने अभ्यंग क्या करना है? अयो, यहां देखिए क्या लिखा है, जिनका सद्य वमन हुआ, जिनका विरेचन आपने दिया हो, जिनको बस्ती दिया हो अभी, जिनको अभी अभी आपने संशोधन किया हो, अभी तुरंत किया है तो उसे अभी तुरंत अभ्यंग। समझ में आ रही है बात? कल भी बताई थी मैंने। जो आम अवस्था से हो पीड़ित, जिसमें आम अवस्था हो, उसमें भी आपने अभ्यंग अवॉइड करना है। जैसे कि हमने बताया कि आमवाद की प्रारंभिक अवस्था में हम बाह्य अभ्यंग अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके पास जो रोगी आता है वो जीर्ण अवस्था में आता है, क्रॉनिक कंडीशन में आता है। इसीलिए देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखिए आमवाद का, तो रुक्ष स्वेदो प्रकृतव्यो बालू का पुटक था, यानी रुक्ष स्वेद दें, बालू की पोटली से दें कहा गया। समझ में आ रही है बात? तो आपने आमा अवस्था में आपने बाह्य अभ्यंग अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बाह्य अभ्यंग अवॉइड करना है। कफ प्रधान व्याधि मैंने कल भी बताया था, मेदस्वी हो व्यक्ति, कफ प्रधान व्याधि से पीड़ित हो, अत्यधिक अजीर्ण का रोगी हो, नवीन ज्वर से पीड़ित हो, और संतर्पण युक्त व्याधि हो, उनमें भी आपने अवॉइड करना है। जैसे कि प्रमेही और स्थूल रोगी में अवॉइड करना है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति में नित्यम अभ्यंगम आचरित, नित्य अभ्यंग आप करा सकते हैं। यू कैन डू अभ्यंग इन डेली रूटीन फॉर अ हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति में बाह्य अभ्यंग आप नियमित रूप से करा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप पंचकर्मा की प्रैक्टिस करते हैं तो बाह्य अभ्यंग के लिए स्कोप हमेशा बचता है गरिमा जी। कोई भी आपके पास वेलनेस के लिए पेशेंट आता है तो आप उसे मना नहीं करिए, उसका आप बाह्य अभ्यंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि उसमें आमा अवस्था ना हो, बशर्ते कि उसमें नवीन ज्वर ना हो, बशर्ते कि उसमें उसका अभी अभी वमन विरेचन आदि ना कराया गया हो, शोधन कर्म नहीं कराया गया हो। समझ में आ गई? अजीर्ण ना हो। और अजीर्ण, एक अजीर्ण के अलावा मैंने एक स्थिति और बताई आपको, अजीर्ण आमावस्था, साथ साथ में कफ प्रधान व्याधि, अत्यधिक मेदस्वी, तरुण ज्वर का रोगी, और संतर्पण से युक्त रोगों में भी बाह्य अभ्यंग नहीं करना चाहिए। आप देखिए दो प्रकार की विधियां होती है मसाज करने की। एक होती है जब आप जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर हमारे जो रोए होते हैं उसके डायरेक्शन में करते हैं। नहीं विजय गर्ग जी, एक मसाज जो हम करते हैं वो रोमकूप के डायरेक्शन में करते हैं, और एक हम रोमकूप के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं ना, दो तरीके से। तो एक में हम क्या कर रहे हैं, हम मसाज कर रहे हैं, दूसरे में हम फ्रिक्शन दे रहे हैं, दोनों का फर्क है, ध्यान रखिएगा। बोथ आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो अनुलोम विधि से अगर हम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर्स, hair follicles, that is the abhyangam. When we are doing in the opposite direction of the hair follicles or hair root or hairs, then it is known as the pratilom vidhi। इसको हम प्रतिलोम बोलते हैं, और इसी को गरिमा जी हम लोग उद्वर्तन बोलते हैं। समझ में आया? मसाज और उद्वर्तन में बेसिक डिफरेंस क्या है? मसाज हेयर के, हेयर जो हमारी छोटी छोटी हेयर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, उसके डायरेक्शन में करते हैं। आप यूं अगर कोई काम कर रहे हैं, दिस इज मसाज। बट इफ यू आर डूइंग लाइक दिस इज नॉट मसाज। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस इज उद्वर्तनम, है ना। जहां पे आप फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, जहां पर आप हीट जनरेट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में करके, वो उद्वर्तन है। जहां पर आप स्नेह दे रहे हैं, जहां पर आपका उद्देश्य है कि आपको कोई चीज अंदर डालनी है, ऑयल को, तो वो स्नेहन है। और जहां पर आपकी कोई चीज बाहर निकालनी है आपने, नहीं मेद को जैसे कम करना है,
तो वो ऊर्ध्वतन है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करते हैं। ठीक है ठीक है जी विजय गर्ग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी मर्म स्थानों पर, जितने भी मर्म आपने पढ़े हैं, इन सभी मर्म स्थानों पर आपने जाना है कि प्राण की ऊर्जा का निवास होता है। तो जहां पर प्राण की ऊर्जा का निवास होता है, वहां पर हमने हमेशा जो मालिश है वो सर्कुलर करनी है। वी हैव टू डू द सर्कुलर मसाज। मैंने पहले भी बताया, मर्मों पर प्रतिलोम गति से मसाज नहीं करते हैं। ठीक है, हमने हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करना है। सर्कुलर मसाज आप हर मर्म स्थान पर, आप सभी मर्म जानते हैं, आपको मालूम है, आप पैर से लेकर सिर तक के मर्म जानते हैं। तो मेरे साथ जो सीखते हैं उनके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो पंचकर्मा के भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, अग्निकर्म के भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि उनको मर्मों का पता है। क्योंकि आपको अगर साइट ऑफ द मर्मा पता है तो आप मसाज में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। और आप जो अग्निकर्म हीट पास करते हैं, वो भी उन्हीं मर्म स्थानों पर ही हीट पास कराई जाती है, एनर्जी पास कराते हैं हम लोग। ठीक है, वैद्य नरेश कुमार मित्तल साहब। तो ये उर्पर है, गुल्फ है, जानू है, अंश है, नितंब है, कुंदर है, कटिक तरुण है। इन सभी मर्म स्थानों पर अपने थेरेपिस्ट को सर्कुलर मसाज करने का ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये मर्म मैंने बोला? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपके दिमाग में एकदम से पिक्चर आ गया होगा। आ गया ना? मैंने बोला उर्पर तो समझ में आ गया, मैंने बोला अंश तो समझ में आ गया, मैंने बोला नितंब तो समझ में आ गया। सारे मर्म आपको एकदम से क्लियर हैं। गरिमा जी को शायद क्लियर ना हो, तो गरिमा जी से रिक्वेस्ट है कि आप मर्म की क्लासेस ज्वाइन जरूर कीजिए। एक पंचकर्म चिकित्सक को मर्म का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम करता है। ये आपके जो आपके जो थेरेपिस्ट हैं उनको भी आप ये ट्रेनिंग देते हैं, और इससे आपके रिजल्ट में कई गुना लाभ मिलता है, कई गुना लाभ मिलता है। और भगवान ने मुझे कुछ ऐसा दिया है क्वालिटीज कि मैं आपको याद करा देता हूँ, है ना? मैं अभी जितने भी मर्मों के नाम लिए हैं वो विजय गर्ग जी को सारे उनके दिमाग में आ गए होंगे। उन्होंने याद नहीं किया होगा बैठ के कि हम याद कर रहे हैं, नितंब है, कुकुंदर है, कटिक तरुण। कभी याद किया विजय गर्ग जी? नहीं किया होगा। हम पढ़ाते पढ़ाते ही आपको याद करा देते हैं। देखिए, टीचिंग इज ए स्किल। इफ यू आर टीचिंग, अब मैं पंचकर्म है, अब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आप, शुरुआत से लेके अब तक मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आपको, लेकिन आपके अंदर एक विजुअल इमेज बन रही है कि आप ये कर सकते हैं। यही तो किया जाता है भाई, और क्या किया जाता है? आपके अंदर एक पिक्चर बनाना कि आप ये कर सकते हैं, और आप करते हैं। मैंने देखा है लोग करते हैं। लोगों ने अपनी ओपीडी को चेंज करके पंचकर्मा में कन्वर्ट कर दिया मेरे पढ़ाने के बाद से। और देखिए क्या है, जब तक आप करेंगे नहीं ना तब तक आप सीखेंगे भी नहीं। तो करना तो पड़ेगा ना सर, करना पड़ेगा। तो करेंगे भी आप और सीखेंगे भी। देखिए, जब आप इतनी ठंड में रात में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आपके घर में भी काम होगा, खाना भी खाना होगा, लेकिन आप लगातार जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर जिजीविषा है। तो इस जिजीविषा को जगाए रखिए। तो आप ये अभ्यंग जो है हम लोग सिर से पैर की तरफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको मर्म भी पढ़ाया था, तो ध्यान से। सर इतनी परफेक्शन से कोई नहीं पढ़ाता नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते होंगे, और लेकिन हाँ, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज है कि मैं सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूँ आपको ही नहीं। कोई एक नॉन आयुर्वेदिक पर्सन है वो भी समझ जाता है। तो इसलिए, क्योंकि किसी भी चीज को समझाना बहुत एक कला है, वो मेरे अंदर है। पढ़ाना तो बहुत लोगों के अंदर है कला, लेकिन समझाना उसको सरलता से, ताकि एक व्यक्ति जिसका विषय भी नहीं है उसको भी समझ में आ जाए, तो ये एक आर्ट है, दिस इज एन आर्ट। तो जब आप इस प्रकार से अभ्यंग करते हैं, आपका थेरेपिस्ट करता है और आप उसे, गरिमा जी मर्म का ट्रेनिंग भी देते हैं, ये मर्म स्थान है, तो आपके रोगियों में बहुत लाभ मिलता है। हमेशा मैंने जब मर्म पढ़ाया था, याद कीजिए विजय गर्ग जी, तो बहुत सारे मर्मों में मैंने क्या कहा था, चाहे आप सेरेब्रल पाल्सी का ले लीजिए, चाहे पैरालिसिस का ले लीजिए, मैंने बोला था पैर से स्टार्ट करते हैं मर्मों का उत्प्रेरण। मैंने ये नहीं कहा था सिर से करते हैं स्टार्ट, नहीं, पैर से ऊपर की तरफ जाते हैं। जब हम किसी का
कोई पैरालाइज्ड है, कोई मान लीजिए पोलियोमाइलाइटिस का रोगी है, कोई सेरेब्रल पाल्सी का मरीज है, तो स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी। इन द सेम वे हम लोग मसाज या अभ्यंग भी जब करते हैं गरिमा जी, तो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो हम हमारा जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है वो सिर से पैर की तरफ, या पैर सिर से पैर की नहीं, इसमें सिर से पैर की तरफ होता है, और जो मर्म उत्पीड़न करते हैं वो पैर से सिर की तरफ होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना चाहिए। पैरालिसिस में, सेरेब्रल पाल्सी में और अन्य ऐसी कंडीशन में, पोलियोमाइलिटिस में, मैंने बताया था कि सिर से पैर की तरफ हम लोग मर्म का उत्प्रेरण करते हैं। लेकिन जो अभ्यंग है ये सिर से पैर, मतलब मर्म का उत्प्रेरण पैर से सिर की तरफ होता है, जबकि अभ्यंग जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे? तो आइए अब दिखाते हैं। पहले आपने विजय गर्ग जी रोगी को बिठा देना है, दंडासन में बिठा दीजिए। ठीक है, उसको बोलते हैं दंडासन। तो दंडासन में बिठा दीजिए गरिमा जी, और आपने हेड मसाज से स्टार्ट करना है। सिर के मर्मों का सर्कुलर मसाज करिए, फिर फोरहेड का मसाज करेंगे, फिर कान के नीचे मसाज करेंगे, गर्दन का, गर्दन के मर्म स्थानों पर सर्कुलर मसाज करेंगे, फिर बैक, फ्रंट, लेटरल साइड, फिर नीचे पैर, और फिर पैर के उंगलियों का क्षिप्र मर्म, तल हृदय मर्म, कूर्च कूर्च सिर, इन सब का इस पोजीशन पर मसाज करेंगे। ठीक है विजय गर्ग जी, एक नंबर पोजीशन हुई, इसको बोलते हैं एक नंबर पोजीशन। बिठा दिया एक नंबर में, ऐसे हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मसाज कर दिया, मर्म स्थानों पर सर्कुलर मसाज किया। आइए अब आती है दूसरे नंबर की पोजीशन। दूसरा नंबर कैसा होता है? लिटा दीजिए उसको, है ना, उसको शवासन में लिटा दीजिए। तो पीठ वाला पोस्चर तो चला गया उसके टेबल की साइड पे, नहीं विजय गर्ग जी, तो हमारा जो फ्रंट वाला साइड है, बेली वाला साइड है, और हेड का एकदम फ्रंट वाला, स्थपनी मर्म वाला, नहीं आवर्त मर्म वाला, शंख मर्म वाला, सीमंत वाला, अधिपति वाला, त्रिकाटिका वाला नहीं आएगा, है ना, त्रिकाटिका पीछे चली गई। त्रिकाटिका वाला आपने नंबर 1 पोजीशन पर मसाज कर दिया है। अच्छा नीचे देखिए, छोटा सा टॉवल टाइप का, आप थोड़ा सा सिर को हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्ट करने के लिए लगा दीजिए। आराम से उसके मसाज करिए, और ये मसाज बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ये मसाज, अगर हम इस मसाज करते, इस अभ्यंग करते समय, हम अगर याद कीजिए, विटप मर्म, लोहिताक्ष मर्म, पेरिनियल एरिया में, स्तनमूल मर्म, स्तनरोहित मर्म, अपस्तंभ मर्म, अपलाप मर्म, अंश मर्म, इन पर अगर हम विशेष रूप से सर्कुलर मसाज देते हुए, हृदय मर्म, बस्ती मर्म, नाभि मर्म, इन सभी मर्म, क्षिप्र मर्म, गुल्फ मर्म, कूर्च मर्म, कूर्च सिर मर्म, तल हृदय मर्म, इन सभी पर सर्कुलर मसाज देते हुए हम 2 नंबर पोजीशन, जिसे सुपाइन पोजीशन कहते हैं, उस पर हम मालिश करते हैं। समझ में आ रहा है? आगे 2 नंबर पोजीशन, विजय गर्ग जी, नरेश जी, केवल कृष्ण जी, मीतल पटेल जी, बताइए। लग रहा है ना आप मालिश कर रहे हैं मेरे पढ़ाने से? आप मालिश नहीं कर रहे हैं, पर आपको लग रहा होगा हाँ जी मालिश कर रहे हैं, सर बता रहे हैं एकदम मालिश कर रहे हैं। 2 नंबर पोजीशन हो गया। अब आप पेशेंट को लेफ्ट लैटरल में करवट दिला लीजिए। ठीक है विजय गर्ग जी, अब आप लेटरल जो एक्सपोज्ड पार्ट है ऊपर का, यानी कि सीमंत मर्म, अधिपति मर्म, इधर का जो लेटरल साइड का, जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल पे तो ऊपर वाला राइट साइड आ गया उसका ऊपर, तो राइट साइड के जितने भी मर्म हैं, आणी, उर्वी, कुरपर, मणिबंध, क्षिप्र, अनुक्षिप्र, फिर पैर के लोहिताक्ष, विटप, पुकुंदर, पीठ के नितंब, बृहति, इन सब मर्मों पर, जानु, इंद्रवस्ती, गुल्फ, बाह्य गुल्फ भी, क्षिप्र, कूर्च, कूर्च सिर, इन सब मर्मों पर हमने लेफ्ट लैटरल पोजीशन पर मसाज करना है, यानी जो राइट साइड उसका ऊपर आ गया उस पर मसाज करना। सर्कुलर मसाज के वक्त प्रेशर देना है क्या? देखिए मेरा ये मानना है विजय गर्ग जी, जो हमारा जो आयुर्वेद की जो क्लासिकल पंचकर्म है, वह हम स्नेहन करते हैं, ठीक है ना, वहां हम लोग प्रेशर नहीं देते, हमने केवल स्नेहन करना है, ऑयल को बाहर से अंदर पहुंचाना है, तो उतना ही फ्रिक्शन देना है ताकि और कि आपकी ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। वेस्टर्न मसाज में वहां पर अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पर थ्रॉप करते हैं, वहां पर घर्षण करते हैं,
तो कई बार ऐसा होगा विजय गर्ग जी, यहाँ पर हमें थोड़ा स्मार्टली देखना होगा। यदि आप किसी का शोधन करने के उद्देश्य से अध्ययन कर रहे हैं तो आप इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। लेकिन कोई फॉरेनर आया जो केवल मसाज कराना चाहता है आपसे, तो फिर आप उसको थोड़ा सा प्रेशर देके करेंगे, क्योंकि उसको फिर आनंद नहीं आएगा। तो थेरेपिस्ट को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई मसाज के लिए आया है, मालिश कराने के लिए आया है, क्योंकि मालिश भी हमारे यहाँ नित्यम अभ्यंगम आचरित कहा है ना, तो हम वहां पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा देंगे। लेकिन जब हम आप बाह्य स्नेहन के उद्देश्य से कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो नॉर्मल के आसपास ही रहेगा। ठीक है ना विजय जी, जो ताकि हमारी ऑयल जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब आइए 4 नंबर पोजीशन। अब आपने पेट के बल लिटा दिया और जो तौलिया था उसको चिन के नीचे रख दिया। ठीक है, और इस प्रकार से हाथ उसका मोड़ दिया रोगी का, और इस प्रकार से अब उसके फोरहेड पर, फिर आप उसके अधिपति मर्म पर, फिर विधुर मर्म पर कान पे, फिर आप फोरहेड के और भी जो मर्म है, स्थपनी है, श्रृंगाटक है, फणा है, इन सभी मर्मों पर, कृकाटिका मर्म पर, अंश फलक पर, बृहति पर, पार्श्व संधि पर, नितंब पर, कुकुंदर पर, कटिक तरुण पर, विटप, लोहिताक्ष, पैर के आणी उर्वी, पैर के जानू, पैर का इंद्रवस्ती, पैर के दोनों तरफ के गुल्फ, पैर का कूर्च कूर्च सिर और तल हृदय, इन सब पर आपने जो है रोमकूप की दिशा में मालिश करते हुए और मर्म स्थानों पर सर्कुलर मसाज करते हुए ये 4 नंबर पोजीशन पर आपने मरीज को लाना। 4 पोजीशन समझ में आ गया। पहले आपने दंडासन में उसको बिठा दिया, फिर आपने शवासन में लिटा दिया, फिर आपने उसे बाई करवट लेके लिटा दिया, फिर आपने पेट के बल लिटा दिया। समझ में आया 4 पोजीशन? इज इट क्लियर नाउ? गरिमा जी आया समझ में? ऐसे ही तो कराते होंगे आप। आइए अब 5वें नंबर पे आइए, राइट लेटरल पे। पहले लेफ्ट लेटरल किया था, अब राइट लेटरल पे आपने दाहिने करवट लेके लिटा दिया, तो बायां हिस्सा उसका एक्सपोज हो गया ना। फिर बाईं तरफ के सारे जो लेटरल साइड के मर्म हैं, लेटरल साइड का पार्ट है, उस पर आप आराम से मालिश करिए रोमकूप की दिशा में, मर्म स्थानों पर सर्कुलर मसाज करते हुए। ठीक है जी? हाँ जी, आइए अब 5वां भी हो गया। अब आप फिर से उसे शवासन में लिटा दीजिए, शवासन में लिटा के फिर से मालिश करिए उसकी। इस प्रकार से पुनः वही जो आपने पोजीशन नंबर जो 2 ली थी, वही पोजीशन नंबर आपने 6 ले ली है ना। सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, जो आपने 2 ली थी वही 6 पे, फिर 7th पोजीशन भी सेम होगी विजय गर्ग जी। फिर से फाइनल क्लोजर लगाएंगे दंडासन में बिठा के। तो कौन कौन सी पोजीशन हो गई? पहली सिटिंग दंडासन वाली, फिर सुपाइन, फिर देखा आपने सुपाइन पोजीशन, फिर लेफ्ट लैटरल, फिर प्रोन, फिर राइट लैटरल, फिर सुपाइन, और फिर सिटिंग पोजीशन। ये 7 हमारी टेक्निक्स हैं मालिश करने की, जो क्लासिकल टेक्निक्स हैं। एक मर्मा पर एक पोजीशन में मसाज करके दूसरे पोजीशन में भी फिर से सेम मर्मा पर मसाज कर रहे हैं। हाँ, मसाज कर सकते हैं, प्रेरण नहीं कर रहे हैं ना, नर्चर कर रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग अ ऑयल फॉर नर्चरिंग द मर्मा, वी आर नॉट गिविंग सम स्टिमुलेशन देयर, सो यू कैन डू इट, है ना। अगर हम स्टिमुलेशन दे रहे होते तो हम कहते कि नहीं देंगे। वी आर सिंपली सिंपली वी आर जस्ट गिविंग अ मसाज, नहीं, हम उसको नर्चर कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा ना उसको विजय गारी जी। अगर आप सिर पे सीमंत मर्म को मसाज करेंगे तो अच्छा लगता है ना। हमने वहां पर स्टिमुलेशन नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग स्टिमुलेशन। आप जब भी अध्ययन करते हैं तो हम स्टिमुलेशन नहीं दे रहे हैं। तो आप एक मर्म पर रिपीटेडली भी मसाज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार रिपीटेशन हो रहा है। नहीं, तो 7 पोजीशन याद रह गई आपको, फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। चित्र देख के याद कर लीजिएगा, अपने थेरेपिस्ट को ट्रेन करिए। सिटिंग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, राइट लैटरल पोजीशन, again the supine position, and final position is the sitting position। ये 7 डिफरेंट हम पोजीशंस पे मालिश करते हैं। अब आपके कोई सवाल है तो आप पूछिए। आज हमने हाउ टू डू अभ्यंगा ये बताया। देखिए, मसाज एक अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मसाज, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट पार्ट। हमको केवल वो मालिश जिससे हमारा रोगी बाह्य अभ्यंग लेने के बाद स्वेदन के लिए तैयार हो जाए, हमने उस हिसाब से यहाँ पर
मालिश की उन 7 टेक्निक्स को पढ़ा है। कोई आपका सवाल है तो पूछिए, और भी लोग पूछिए, केवल विजय जी पूछते हैं, पूछिए। गरिमा जी कुछ समझ में नहीं आया हो, वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ तो सबको समझ में आ जाता है, तो सवाल बहुत कम ही पूछते हैं लोग। चलिए, निशा जी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हाउ टू डू मसाज, नाउ इट इज क्लियर। आई होप दैट इन योर थेरेपी रूम you will suggest to your patient that to your therapist that do this process in 7 way, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपके थेरेपिस्ट ऐसे ही करते होंगे। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। यू हैव टू गिव प्रॉपर मर्मा नर्चरिंग बाय गिविंग द मसाज सिंपली। मर्म को नर्चर करते हैं हम लोग, ठीक है ना विजय गर्ग जी। तो जो अभ्यंग का जो प्रभाव है वो तो स्नेह को अंदर ले जाना ही है, साथ साथ मर्मों का नरिशमेंट भी है, नर्चर भी है, मरीज रिलैक्स हो जाता है। ऑयल कौन सा यूज करना है? बहुत सारे ऑयल हैं आपके पास। पंचगुण तेल है, आपके पास महानारायण तेल है, आपके पास कोट्टुम चिक्क्यादि तैलम है, आपके पास बहुत सारे तेल हैं। हाँ जी विजय गर्ग जी बताइए, मैं अनम्यूट करता हूँ, आप पूछिए। सर जैसे एक पोजीशन में जो मर्म किए हैं तो दूसरी पोजीशन में भी वो मर्म आ रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि उन पर दोबारा से मसाज करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा दोबारा देखिए, हम चूंकि मसाज बहुत, हम जो मसाज करते हैं, मैंने वही बताया हम्म। कि हम मर्म का उत्प्रेरण जब करते हैं, हम्म। उत्प्रेरण करना और मसाज करने में फर्क है। हम्म। उत्प्रेरण नहीं कर रहे हैं हम, केवल सिंपली क्या कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। वी आर डूइंग द सर्कुलर मसाज। तो अगर रिपीट भी हो जाता है विजय गर्ग जी, क्योंकि रिपीट तो होगा ना, क्योंकि उन्हीं एरियाज पे आप जब राइट लेटरल कर रहे हैं तो भी आपका सामने वाला बेली वाला हिस्सा और पीछे बैक वाले हिस्से को तो मसाज करेंगे ही आप, हेड वाले हिस्से को तो छोड़ेंगे नहीं आप, है ना। तो रिपीटेडली भी अगर मर्म स्थानों पर आप हाथ लगा रहे हैं, सर्कुलर मसाज दे रहे हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब पोजीशंस जो है सर वो सारी कवर करनी है सारी कवर करनी है। मसाज के थ्रू? जी बिल्कुल, 7 पोजीशंस हैं, दीज आर द साइंटिफिक ओके सर। पोजीशंस, 7 साइंटिफिक पोजीशंस फॉर अभ्यंगम, है ना। तो जी सर। अगर आप अगर, सर कितना टाइम लगना चाहिए फॉर कंप्लीट थेरेपी? 35 to 45 मिनट्स फॉर, आप अगर पूरा ये 7 आप, चलिए मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। अभी देखते हैं, आप अगर एक पोजीशन पे आप बहुत बहुत कम समय भी मान के चलें विजय गर्ग जी, गरिमा जी, तो 7 मिनट तो लगेगा ही। 7 से 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट तो ज्यादा हो गया, 7 ही मिनट भी मान लीजिए, तो 45 to 49 मिनट्स तो लग ही रहा है आपका। तो कहा जाए तो 1 घंटा या पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा गरिमा जी, पौने घंटे से पहले तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप एक पोजीशन पे 5 मिनट तो रखेंगे ना, 5 से 7 मिनट, तो 7 सत्ते 49 हो गया। 5 मिनट भी करते तो 5 सत्ते 35 हो गया। तो 35 से 40 मिनट तो करना ही पड़ेगा, है ना गरिमा जी। तो 45 मिनट्स इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम, 30 to 45 मिनट्स। अगर अच्छे से कर रहा है तो इतना लगेगा ही लगेगा। और इसमें 50, इसमें 150 ml के करीब आप एक पोजीशन पर आप करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 20 ml के करीब आपको तेल लग जाता है, 20 से 25 ml तेल लग जाता है। तो 7 पोजीशन पे वही मान लीजिए 150 ml के करीब आपको, 150 से 200 ml आपको ऑयल जो है वो लग जाएगा। ऑयल ल्यूक वार्म होना चाहिए विजय गर्ग जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, एकदम ठंडा ना हो, और करने वाला बहुत सॉफ्ट और जेंटल हैंड से करे। सर ऑयल कैन बी सेम फॉर ऑल व्याधि, हाउ कैन बी डिसाइड द ऑयल फॉर पर्टिकुलर व्याधि? आई विल एक्सप्लेन इट इन कमिंग लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर्स में जब हम डिजीज वाइज आपको बताएंगे, तो वहां पे हम आपको अलग अलग बीमारियों में अलग अलग ऑयल भी बताएंगे। वैसे यहाँ पर भी एक चार्ट हम आपको देंगे निशा जी, कौन सी व्याधि में प्रेफरेबली कौन से तेल से बाह्य अभ्यंग करेंगे, ठीक है ना, तो ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जब जहां पर हम रोगानुसार हम पढ़ाएंगे आपको, आगे समय में, आने वाले समय में मौका मिला तो हम वहां जरूर बताएंगे आप। फिलहाल जो है, आप कुछ ना मिले तो आप महानारायण तेल से करिए, बात व्याधियों में महानारायण तेल से करिए, पोट्टम चिक्क्यादि तैलम से करिए, पंचगुण तेल से कीजिए। और आपको लगता है कहीं पर आपने नरिशमेंट देना है, ब्रह्मण करना है, तो क्षीर बला तेल से करिए, है ना। कहीं पर सहचरादि तेल से कर सकते हैं, बहुत सारे हैं ऑयल, नहीं तो आप इन ऑयल में से कोई भी ऑयल कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। आपको देखना है कि उसका कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो आप उसके लिए आप ऑयल खुद भी बना सकते हैं।
हाँ, बस एक को देखना है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपकी रहनी चाहिए। आप कोई ऐसा ऑयल इस्तेमाल करें जिसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए और पेशेंट बेरेबल ना हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो और कोई सवाल है तो पूछिए। तो आज हमारा बाह्य अभ्यंग पर हमने चर्चा की, 7 अलग अलग पोजीशंस आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 7 पोजीशंस याद हो गई होंगी। कोई और सवाल है तो पूछिए, कोई चर्चा करनी हो तो चर्चा कीजिए। किसी ने मुझसे कोई केस पूछा था मैं बता दूंगा आपको, अभी फिलहाल मैंने देखा नहीं है। बच्ची से रिलेटेड कोई केस आपने पूछा था, मैं उसको आई विल एक्सप्लेन इट। आपके व्हाट्सएप में मैं मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है। विकास कुमार जी दिल्ली से भी जुड़ गए हैं, संतोष आनंद जी, प्रभाकर सिंह जी। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं सर आप। कोई भी किसी के मन में यहां तक जो हमने अभी बात की है इससे रिलेटेड, आगे की आगे देखेंगे, है ना। तो चलिए, आई होप दैट आज का हम समाप्त करते हैं यहाँ पे लेक्चर। कल हम आएंगे स्वीडन पे, विभिन्न स्वीडन की टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो मसाज की टेक्निक समझ में आ गई ना। हैप्पी सिंह जी हैप्पी हैं आप? अनीता जी समझ में आई? प्रीति जी, चंद्रकला जी, गरिमा जी, निशा जी, आई होप दैट आप अपनी टेक्नीशियंस को इन छोटी छोटी चीजों की बारीकियों को जरूर बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भाई इसका क्या महत्व है। बहुत महत्व है, इसलिए हमको अपने थेरेपिस्ट को भी ट्रेन करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, प्रणाम, नमस्कार।